अभी तक हम लोग जो हैं वो एनाटॉमी के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके है ना। कौन से वर्ड से आया है ये? ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, एनाटॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। जिस ज़माने में ग्रीक वर्ड से आया था उस ज़माने में ग्रीक वर्ड ये एनाटॉमी का मतलब क्या था? कटिंग अप। अभी आज क्या मतलब है इसका? आज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है नी। स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी है नी। एनाटॉमी ऑफ दिस प्रोजेक्टर, एनाटॉमी ऑफ दिस क्लास, एनाटॉमी ऑफ दिस बोर्ड, एनाटॉमी ऑफ एनीथिंग। हम लोग चूंकि फिजिकल एजुकेशन में हैं और फिजिकल एजुकेशन में हम लोग ह्यूमन बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, इसलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन बॉडी बोले या नहीं बोले हम समझेंगे वैसे ही कि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है हमको? राइट। एनाटॉमी के बिल्कुल साथ साथ जो है वो फिजियोलॉजी भी लगी हुई है। फिजियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बनी है। कौन कौन से वर्ड से? फाइसिस एंड लॉजी। फाइसिस मीन्स फंक्शनिंग, फंक्शनिंग, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट। ओके, हमारे पास जो है वो 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। राइट। ये सेल्स का ओरिजिन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया है। वो 5 एलिमेंट हैं जहाँ से बेसिक एलिमेंट एक हमारा सेल बना। देन डिफरेंट सेल्स यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक के उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने टिश्यू बना लिया था। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर रहे थे, सिमिलर टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करते हुए उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने ऑर्गन बना लिया। फिर ऑर्गन्स डिफरेंट शेप के, लेकिन पर्पस एक ही है ना। तो उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने सिस्टम बना लिया, या सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बना लिया। उसको ऑर्गन सिस्टम भी बोलते हैं और सिस्टम भी बोलते हैं। मैं आपको ये दोनों बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको दोनों बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको कंपटीशन में आगे चल के यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन मीन्स एग्जामिनेशंस। आपको जो है वो ये सवाल यू विल फाइंड अ क्वेश्चन कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स फुलफिलिंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव, फुलफिलिंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं। अब उसमें आपको ऑर्गन नहीं मिला अगर, तो क्या करोगे आप? ऑप्शन, उसमें ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है या सिस्टम ऑर्गन लिखा है, लेकिन उसमें सिस्टम नहीं लिखा। अच्छा, अगर हमको सिर्फ सिस्टम याद होगा, याद रखिएगा, अगर हमको सिर्फ सिस्टम याद होगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो ऑप्शंस 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें वो ऑप्शन तो है ही नहीं आंसर, इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत हैं। नहीं, वो ऑप्शन गलत नहीं था। ऑप्शन बी जो था, हो सकता है बी या डी जो भी है, तो वो जो था आपका ऑर्गन सिस्टम था। तो इसलिए आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है नहीं। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कंटिन्यूसली बोला है कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें आप चलता है एटीट्यूड चला लोगे। लेकिन मेजॉरिटी व्हेन आई एम सेइंग मेजॉरिटी इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी है ना, ये हमारी छोटी एक कंट्रोल्ड सोसाइटी है। राइट। जब सोशल डायनामिक्स में जो है वो मेजॉरिटी की बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है 80%। आप में से 80% जो हैं वो लोग ऐसे होंगे जिनको अगर चलता है एटीट्यूड चलाया आपने तो आपको परेशानी आ जाएगी, ठीक है नहीं। उसमें जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं जितना मेहनत आपके साथ कर सकता हूँ, इस बात का यकीन रखिए, मैं फुल मेहनत करूँगा। अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा बाहर जाके मैं आपके साथ फुल मेहनत करूँगा। आप कितना कर पाओगे मेरे साथ वो आपका हेडेक है। फोर्स कुछ नहीं है, आने जाने की कोई पाबंदी नहीं मैंने आपके ऊपर लगाई। आप जब चाहो तब आओ, आप जब चाहो तब चले जाओ, कोई बहस की बात नहीं है नहीं। मेरी बहस है सिर्फ लर्निंग। आप एक बार एनाटॉमी अच्छी कर लो, आपकी एनाटॉमी अच्छी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर एनाटॉमी पीछे रह गई तो आप लोग खुद अपने को एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी जो है वो एनाटॉमी अगर पीछे रह गई तो आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन पीछे रह जाएगी। अगर फ़िज़िकल एजुकेशन पीछे रह गई आपकी, तो आगे जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप फेस करोगे, फिर मेजॉरिटी जो है वो फिर पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्ट्रांग हुई,
हर चीज़ का आधारभूत होता है, हर चीज़ का, राइट। ये होल ऑफ द डिपार्टमेंट, चेयरमैन इज़ द आधारभूत। होल ऑफ द यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर सर इज़ द आधारभूत। होल ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द आधारभूत। ऐसे ही है ना, आपका घर है नी, एनी ऑफ योर पेरेंट इज़ द आधारभूत। ऐसे ही है, हर चीज़ का एक आधारभूत होता है, यानी बेसिक एलिमेंट होता है जिस पे टिकी होती है वो चीज़। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट जिस पे फिजिकल एजुकेशन का आधारभूत है। आज फिजिकल एजुकेशन इस पे टिकी हुई है। तो आप बाकी के 5-6 सब्जेक्ट बचेंगे बस, 15-20 के को छोड़ के 15-20 सब्जेक्ट्स हैं। 15-20 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे सारे सब्जेक्ट्स टिके हुए हैं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है, आप बहुत जल्दी इसको देख लोगे, पता कर लोगे कि हमारी जो फील्ड है वो प्योर कोई फील्ड नहीं है, किसी चीज़ की प्योर फील्ड नहीं है। लाइक प्योर फिजियोलॉजी की फील्ड नहीं है ये, ओके। ये जैसे जैसे फिजियोलॉजी आप कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, ये प्योर फील्ड है। आपकी जो है वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, राइट। आपके यहाँ जो है वो एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, राइट। अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेन साइकोलॉजी, राइट। ऐसे सारी फील्ड्स हैं आपकी, ठीक है, ऐसे सारी फील्ड्स हैं। फिजिकल एजुकेशन की जो अपनी प्योर फील्ड्स हैं वो 4-5 हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कुछ 4-5 होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा एनाटॉमी की भी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी जितनी एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, इनको एलाइड बोलेंगे ना, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, है ना, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स इज टोटल फिजिक्स, ठीक है नहीं, ऐसा। तो ये जितनी भी चीज़ें आप एलाइड वाली करोगे, ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं आपकी एनाटॉमी पे या आपकी फिजियोलॉजी पे, ठीक है नहीं। तो आपको जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, मेरा अपना ऐसा मानना है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फिजिकल एजुकेशन के हर बच्चे को अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आगे का आपका सफ़र जो है वो स्ट्रांग बन जाए। उसके लिए मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। आप कितना मेहनत कर पाएंगे वो हमको और आपको वक्त बताएगा, ठीक है नहीं, राइट। ओके, ही इज दैट प्रोफेसर मेहदी हसन सर, नहीं, who taught me this anatomy and physiology which right now I am discussing with you, ठीक। ये सब चीज़ें हम लोग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड ऑल, है ना। वो ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ आवर प्रोजेक्टर इन आवर क्लास, तो वी मिस्ड ऑल दिस। ओके, तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, है ना। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो है वो बेबी के पास ज़्यादा होती हैं या एडल्ट के पास ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, यू पीपल आर क्वाइट स्मार्ट, कि आपने कहा था कि बच्चे के पास होती हैं। बस हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा एडिशन के साथ ये डिस्कस किया था कि बच्चे के पास क्यों ज़्यादा होती हैं। क्योंकि नेचर ने कोई भी चीज़ बनाई है, ऊपर वाले ने कोई भी चीज़ बनाई है, तो वो पर्पज़लेस नहीं बनाई है। हमें उसका पर्पज़ या तो पता नहीं हो, या हमारी फील्ड का नहीं हो, इसलिए हमें नहीं पता उसके बारे में, राइट। या हमको, या साइंस आज तक जानकारी नहीं लगा पाई अभी तक, राइट। तो हमको नहीं पता उसका पर्पज़ क्या है, लेकिन कोई ना कोई आप ही के बेनिफिट के लिए, मीन्स ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए ही कोई ना कोई फ़ायदा उसके एग्जिस्टेंस का है। क्या फ़ायदा है, उसी को साइंस पता लगाती रहती है वक्त के साथ साथ, धीरे धीरे। जिन बातों का पता लगा लिया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं पता लगा पाया तो वो आगे पता लगा लेगी कभी, ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने ये बात करने की कोशिश की थी कि बच्चे के पास क्यों होती हैं। तो हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि बच्चे को जो है वो, चूंकि बच्चा, इंसान का बच्चा जो है वो जानवर से भी नीचे लेवल पे पैदा होता है, और वो अपना खाना खुद नहीं ढूंढ सकता, इवन वो अपनी सांस खुद नहीं ले सकता। उसको सिखाना हर चीज़,
है नहीं। हमारा जो पूरा लर्निंग कॉन्सेप्ट है, पूरा लर्निंग प्रोसेस है हमारा इंसानी बच्चे का, ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे पैदा होता है। इसको दुनिया की हर चीज़ इसको बाहर से सिखानी पड़ती है, तब ये सीख पाता है, वरना इसका एग्जिस्टेंस जो है वो पैदा होते ही, माँ के पेट से बाहर आते ही विदिन 32 सेकेंड ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं सिखाया इसको सांस लेना। तो सांस लेने के लिए बहुत सारे प्रोसेस वो अडॉप्ट किए जाते हैं। उसके लिए हो सकता है वो चुबाने के बाद भी ना ले, तो फिर उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं फौरन। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो 32 सेकंड के अंदर अंदर करनी होती हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है तजुर्बेकार अनुभवी लोग चाहिए होते हैं माँ के आसपास, जो लोग ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में सब काम करेंगे इसको। वहाँ से शुरू होता है बच्चा, उसको हर चीज़, अब आप कुछ भी सोच लो, जब सांस लेने की बात आ गई तो उसके अलावा पानी पीना, पीने में क्या पीना है क्या नहीं पीना है, खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। कोई बकरी कभी नहीं सिखाती अपने बच्चे को कि उसको खाना कैसे खाना है, ऐसी कोई जानवर, मीन्स वो इंसान का बच्चा जानवर के लेवल से नीचे पैदा होता है, लेकिन ये उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। बाहर से ही सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन ये उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता जाता है, तो वो रॉकेट साइंस में वो बैठ करके और वो मार्स पे जाने की कोशिश, अभी सूरज पे जाने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले की जो बकरी थी वो आज भी वही बकरी है, जो मुर्गी थी वो आज भी वही मुर्गी है, वो 5,000 साल पहले भी वही खा रही थी, आज भी वही खा रही है। राइट? क्यों? क्योंकि उसने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने डेवलपमेंट? क्योंकि बाहर से उसने कुछ नहीं सीखा। और अगर किसी जानवर को बाहर से कुछ, उनके अंदर कोई इंटरनल एक चिप होती है, पैदा करने वाले ने उसको पैदा करके वो चिप लगा दी है, बस उतनी ही चिप पे उसको काम करना है। राइट? शेर जो है भूखा मर जाएगा, मगर वो सेब नहीं खाएगा बेस्ट क्वालिटी का कश्मीर का, हाँ नहीं खाएगा। बकरी जो है बेस्ट क्वालिटी का गोश्त नहीं खाएगी, मर जाएगी भूखी। अच्छा, आप उसको जानवर को कुछ बाहर से सिखा भी दो, ज़रा सा कुछ भी सिखा दो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक चिंपैंजी मरी है, राइट, उसके जो है वो मीन्स उसने 5 जनरेशन्स भी दी हैं, मीन्स 5 बार उसके बच्चे भी हुए हैं। उसको जो है वो कंप्यूटर पे टाइपिंग आती थी। अभी वो लास्ट में जब मरी है तो उसको जो है वो लैपटॉप पे, छोटे वाले लैपटॉप पे, है नहीं, जिसको पाम टॉप बोलते हैं, बल्कि आप मोबाइल फ़ोन जैसा आपको छोटा सा, है ना, उस पर जो है वो टाइपिंग करने लगी थी। स्लो स्पीड थी लेकिन वो टाइपिंग करने लगी थी, उसको इतना सिखा दिया था। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ह्यूमंस के लिए कि उसको बोला डॉग तो उसने डॉग टाइप कर दिया, उसने बोला गॉड तो वो गॉड टाइप कर दिया, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू वीएम हॉल तो उसने आई एम गोइंग टू वीएम हॉल टाइप कर दिया। ओके फाइन, ये सारी चीज़ें कर दी उसने। लेकिन उसके जो 5 बच्चे हुए, बच्चों को उसने दूध पिलाया, उनको अपने लेवल पे जो ट्रेन कर सकती थी ट्रेन किया, सब कुछ किया उसने, लेकिन उन बच्चों को एक अल्फ़ाबेट भी टाइप करना नहीं सिखा पाई। इंसान के बच्चे के साथ ये बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे ही वो कुछ सीख लेता है, वो फौरन ही दूसरे को, अपने से बड़े को, फौरन से, अपना बड़ा हो छोटा हो इससे बहस नहीं है, वो फौरन उसको सिखाने की कोशिश करता है कि ये आपने यहां गलत कर दिया, इसको ऐसे करना है। हम लोग, हर घर की कहानी है ये, यानी आए दिन आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन या कोई रिश्ते में कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता हुआ मिल जाएगा। अरे देखिए ये उल्टे हाथ से पानी पी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अरे देखिए इन्होंने खड़े होकर पानी पी लिया, आप तो हमसे बैठ के कह रहे थे ऐसा। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, इनका देखो ए, देखो कैसा बनाया, इनको ए बनाना नहीं आता, तो आप उसको कॉपी दो, तो वो कर्सिव राइटिंग उसने सीखी है स्कूल में, तो वो कर्सिव राइटिंग का वो ए बना देगा। इंसान के बच्चे की ये कैरेक्टरिस्टिक है, जानवर के बच्चे की ये कैरेक्टरिस्टिक है, जानवर की ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने किसी भी बच्चे को बाहर से सीखी हुई चीज़ खुद तो सीख जाएगा, लेकिन दूसरे अपने बच्चे को नहीं सिखा पाएगा। इंसान का बच्चा सब कुछ बाहर से सीखता है, सब कुछ इंक्लूडिंग सांस लेना, और वो फिर बाहर सिखाना शुरू कर देता है दूसरों को। राइट? तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग जो है वो जानवर के लेवल से नीचे पैदा हुए थे, और धीरे 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 करते करते हम लोग जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बच्चा जो है वो चूंकि जानवर के लेवल से नीचे पैदा हुआ है, इसलिए जो है वो लड़खड़ा के बहुत गिरता है, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बना होता, पैर टूट जाते हैं उसके, छिल जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, उसका सर बार बार टकराता है, वो मीन्स बिस्तर से, मेज़ से, कुर्सी से गिर जाता है, बैठे बैठे गिर जाता है, बैठे बैठे सो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो उसको शॉक एब्जॉर्बिंग उसको बोन्स चाहिए, इसलिए उसकी बोन्स सॉफ्ट रखी गई
और पीसेस में रखी गई, जस्ट लाइक फुटबॉल, यानी पीसेस में रखी गई। अगर वो फुटबॉल को एक उसमें बना देते, एक लेदर में नहीं बना सकते थे? हाँ बना सकते थे, क्यों नहीं बना सकते? आज ज़्यादा आसान था बनाना उसको, इतने 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 टुकड़े वो करना। क्योंकि वो जो किक लगा रहा है रोनाल्डो सर, राइट, वो 300 पाउंड की है एक किक। वो 300 पाउंड मतलब 550 किलो का प्रेशर पड़ रहा है एक बार में। वो तो अगर एक ही सिंगल शेप की होगी तो वो एक बार में डी शेप हो जाएगी, एक ही बार में रोनाल्डो सर के उससे, राइट। अभी नहीं हो रही वो 550 किलो की, पता नहीं एक मैच में कितनी लगाते होंगे, लेकिन तब भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो पीसेस में बनी हुई है, वो शॉक एब्जॉर्बेंट है उसके लिए, राइट। ऐसे ही हमारी जो है वो ये बच्चे की बोन्स हैं इस तरीके की। ओके फाइन। अभी हम लोग जो है वो बात करेंगे सेल्स, स्केलेटल सिस्टम के सेल्स क्या होते हैं। स्केलेटल सिस्टम में कोई एक सेल नहीं होता, एक सेल नहीं होता। जैसे मसल्स का एक सेल है, राइट, जैसे किडनी का एक सेल है, जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे वहां पे। स्केलेटल सिस्टम के पास 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। स्केलेटल सिस्टम जितना दिखने में हैंगर टाइप का लग रहा है आसान सा, उतना हैंगर टाइप का ये असल में है नहीं, है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और अंदर से इसका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। ऊपर से हड्डी आपको दिखने में तो अजीब सी लगेगी, यार मेरी हड्डी कौन ला सकता है, ले आओगे वहाँ रखिए खिड़की। अबे तू गोश्त नहीं छूता, हड्डी छू लेगा इंसान की, वो भी रुक जा भाई धर्मेंद्र, ये हमारा धर्मेंद्र सन्यासी आदमी है, ये गोश्त नहीं खाता। तो गोश्त नहीं खाता तो इंसान की ओरिजिनल हड्डियाँ हैं, वो क्या छुएगा? ये लेके नहीं आता, वहीं बैठा रहता कि सर अपने आप भेजेंगे किसी को। ओके फाइन। तो मैं आपको पीछे वो दिखाऊं, अभी आपने देखा था लेकिन कहाँ चले गए भाई? दिस वन, बोन अंडर माइक्रोस्कोप, आप देख रहे हो? हमें बोन ऐसी दिखाई नहीं देती जैसी हमको ऊपर से जैसी है, राइट, लेकिन असल में ये ऐसी है, ठीक। और ये अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं इस्तेमाल हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हो जाए तो इसका एक छेद, फिर इसकी खूबसूरती जो सामने आपके निकल के आएगी। मीन्स आप देखो ना डिज़ाइन कैसा है। अभी ये डिज़ाइन कपड़ों पे होता है तो हम में से 2-4 लोग तो ख़रीद लेते हैं ऐसे डिज़ाइन को। हाँ इज़न्ट इट? ऐसे ही होगा भी आप लोगों के पास घरों पे, किसी ना किसी के पास ऐसे गोल गोल शेप की टी शर्ट, है नहीं, शलवार कमीज़, ऐसा कुछ। तो बोन्स का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत होता है अंदर से, राइट। लेकिन वो हमको जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, वो हमको माइक्रोस्कोप में नज़र आता है। तो हम लोग जो हैं वो जब सेल्स के बारे में बात करेंगे, ही इज़ दैट पर्सन जिसने जो है वो हमको और आपको के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है उसने, ताकि हम और आप जो हैं वो लाइव जो है वो स्टडी कर सकें लाइव चीज़ों पे। हम लोग जो है वो अपनी क्लास को ले जाने की कोशिश करेंगे मेडिकल कॉलेज, राइट। वहाँ कैडेवर के ऊपर हम लोग 2-3 घंटे गुजारने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से सब लोगों को हिम्मत ना हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो ना जाए, लेकिन जिनको हिम्मत हो कैडेवर्स पे काम करने की, कम से कम स्टडी करने की, राइट, तो वो लोग कर सकते हैं। ओके फाइन। अभी आप देखो ऐसा स्ट्रक्चर, आप लोग भी पीछे से आ जाओ थोड़ा सा। हाँ छुओ नहीं, उसको टूट जाएगा, है ना। ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा भी हम लोगों ने देखा है। खतरनाक सी नहीं है, ये आप ही की हड्डी है, आप ही के किसी भाई बहन की हड्डी है ना, isn't it? देखो ये भी ऐसा ही है। फाइन। जब मैं इसकी तरफ आ रहा था ना तो पहले ये ऐसे हो रहा था। डर लग रहा था। छोड़ नहीं देना हाथ। हाँ छोड़ना नहीं बेटा। अगर ये गिर जाती है, ये गिर जाएगी बेटे, अभी ये टूट जाएगी, वैसे नहीं टूटती।
वैसे ये ट्रक के नीचे भी आ जाएगी तो हड्डी ऐसे नहीं टूटेगी, है नहीं। फास्ट स्पीडिंग ट्रेन के नीचे भी आएगी तो हड्डी का एक एंगल है, अगर वो एंगल पे पड़ेगी तभी टूटेगी, वरना वो ट्रेन को पलटा देगी, ट्रेन को पलटा देगी इतनी ये हड्डी, ये टूट नहीं, ये हड्डी नहीं, कोई भी हड्डी आपकी जो बड़ी हड्डियां हैं ये थाई की होंगी। हाँ फीवर है ना, राइट लाइक फाइन। आप भी ज़रा सा जल्दी से खूबसूरती देख लें बस, मैं आपको खूबसूरती दिखाऊँ, डरिए मत, आप ही जैसा कोई भाई है, कल को आप भी हो सकते हो यहाँ पे एनाटॉमी क्लास में। I believe this is the very first time that you people are watching the original bones, है ना, original human bones, right? ठीक है, तो मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स है अंदर से, इट्स नॉट दैट इजी। अभी आप देखो यहाँ पर कितना चिकना है और ये कितनी सिंपल लग रही है स्ट्रक्चर में, लेकिन जब हमने अंदर इसको देखा क्रॉस सेक्शन में, यानी इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, इसको याद रखिएगा, ये भी ले लेना, इसको याद रखिएगा कि ये हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर है ये, राइट। ये हमारी थाई बोन है, राइट। ये ऐसे इसमें ये इसकी बॉल है, यहाँ से ये सॉकेट पे लगी होती है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है, तो आप भाग रहे होते हैं सुबह कंडीशनिंग में, है ना। ओके फाइन, ये आपका प्लेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसको बीच में से काट लिया, तो अब ये दो हिस्सों में हो गए ना, ऐसा टक से, तो ये दो हिस्सों में हो गए, ऐसा हो जाएगा ना, एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा, एक हिस्सा इसी के जैसा दूसरा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन। लिख लीजिए आप लोग, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। प्लेन स्ट्रक्चर को बीच में से हमने तोड़ा, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेन स्ट्रक्चर, इसको हमने से बीच में से तोड़ दिया, तो एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। जब हम ऐसे देखेंगे, अभी हम जैसे बोन्स देख रहे थे, तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे थे। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है बिल्कुल। ये याद रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आगे की क्लास में भी, और जब हम लोग वहाँ जाएंगे JNMC कैडेवर पे, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ पर भी वो बहुत सी बातें वो ऐसी बोलेंगे, वो बोलते निकल जाएंगे, वो जाहिर सी बात है, वो कैडेवर पे उनको करते करते सालों हो गए, जो उनका लेबोरेटरी का जो भी होगा, डॉक्टर होगा, जो भी होगा XYZ, है नहीं, तो उसको बोलते बोलते बहुत उसको प्रैक्टिस है, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा कि आपको क्रॉस सेक्शन पे आपका मुंह बना या नहीं बना, उसको इस बात से बहस नहीं होगी, वो तो क्रॉस सेक्शन कहता है वो निकल जाएगा। क्रॉस सेक्शन समझना, लॉन्गिट्यूडनल समझना, ये तो हमारा हेडेक है, हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको लगातार आप रिपीट करेंगे तभी आप इसको याद रख पाएंगे। जस्ट लाइक ए हॉकी गेम और बास्केटबॉल गेम और वॉलीबॉल गेम, रिपीटिशन करेंगे तो याद रखेंगे, ठीक है। ओके फाइन, तो हमारा पहला सेल जो है, 4 टाइप्स के सेल्स में से हमारा पहला है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। क्या नाम है इसका, पूरी क्लास एक साथ बोलो, फिर से बोले, ओके, आंख बंद करिए, कंटिन्यूस बोलिए 10 बार। आंख बंद, प्रोजेनिटर, राइट, ओके फाइन, है ना। दूसरा सेल हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मीन्स बोन, रिलेटेड टू दी बोन्स, राइट। इसकी जो स्केलेटल सिस्टम की जो ओरिजिनल स्टडी होती है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, राइट। वो भी लिख लीजिएगा अपने साथ, 2 मिनट में लिख लिए। ऑस्टियो मीन्स बोन्स और रिलेटेड टू दी बोन्स,
bones or related to the bones. Study of the skeletal system is called osteology. Bones are related. Related to the bones. ऑस्टियो की बात हम कर रहे हैं। तो एक तो हमारा है सेल ऑस्टियोब्लास्ट, एक है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट, और एक चौथा हमारा है ऑस्टियोसाइट्स। ये हमारे 4 सेल्स हैं। एक सिंगल सेल से हमारी बोन नहीं बनी है। डिफरेंट स्टेजेस में आपके एवोल्यूशन में, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट सेल्स से आपकी बोन्स बनी हुई हैं, राइट। आगे हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, बहुत हल्के में, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो वो लोग करते हैं अपना काम इस पे, क्योंकि उनको सेलुलर माइक्रोस्कोपिक पे काम करना है। सिंस वी डू नॉट हैव टू डील विद द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तो हम लोग बस ये हमारे लिए ये समझना ज़्यादा बेहतर है कि मीन्स सेल जो है स्केलेटल सिस्टम का कौन सा होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। वो ये कि स्केलेटल सिस्टम का सेल कौन सा होता है, राइट। अब आपने कहा कि तारिक सर ने तो 4 बताए थे, ओके 4 बताए थे। आगे हम लोग सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। एक सेल से एक दूसरा सेल मर्ज हुआ होगा, बना होगा, मीन्स एक सेल चला होगा, फिर उससे दूसरा सेल बन गया होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेनिटर से कोई ऑस्टियोब्लास्ट बन गया होगा, ऑस्टियोक्लास्ट कहीं और से आया होगा, ऑस्टियोक्लास्ट से ऑस्टियोसाइट्स ऐसे करके बन गया होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। मेजर पोर्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम लाइज विद द ऑस्टियोब्लास्ट्स। आपको कंपटीशन में कभी भी सेल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम मिलेगा तो हमेशा ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से मिलेगा। आप बेझिझक ऑस्टियोब्लास्ट पे लगा देना। कंफ्यूजन करने के लिए वो आपको ऑस्टियोब्लास्ट भी कह सकता है और ऑस्टियोक्लास्ट भी एक ऑप्शन दे सकता है। क्लास्ट नहीं लेना, ब्लास्ट लेना हमेशा, ठीक है। नहीं, उसी वो मेन सेल है आपका स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। यहां तक बात मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको? यानी प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, ओके फाइन। इसको लिख लीजिए आप। अभी हम लोगों ने जो बात की इसको 2 मिनट में जल्दी से तेज हाथ चलाइए, लेकिन आप लोग, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको? ओके ये टॉपिक हमारे लिए, आई डोंट नो टॉपिक हमारे लिए है कि नहीं है, लेकिन है अच्छा। डिस्कस करूंगा आपसे इसको, मीन्स हाउ टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ 8-10 पॉइंट्स बनाए, ठीक। देखें आगे चलें जरा। ओके सबसे पहले तो आपको एक प्लान बनाना होगा। देखिए अभी तक आप कैसा, जैसा भी अभी तक जीवन गुजार रहे हो, मुझे मालूम है आप कैसा गुजार रहे होगे यहाँ पे, जैसा भी गुजार रहे हो, तो अभी प्लान आपके पास थोड़ा कम है। अभी आपको बहुत स्ट्रिक्ट प्लान बनाना होगा। अगर आपके पास प्लान नहीं बनेगा तो आप 24 घंटे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। मीन्स जो लोग ज़िंदगी में फ़ेल हो गए हैं या जो लोग ज़िंदगी में अपने उस पर शिखर पे पहुंच गए, उनके पास एक चीज़ तो कॉमन थी और वो था 24 आवर्स। जो शिखर पे पहुंचा है उसके पास 26 घंटे नहीं थे। उसने 26 घंटे नहीं, 40 घंटे, 24 घंटे में 40 घंटे उसने बनाए थे, ठीक है नहीं। और जो फेल हो गया है उसने 24 घंटे में उसने जो है वो शायद 4 घंटे भी काम नहीं किया, 20 घंटे खो दिए उसने। तो आपको जब तक प्लान नहीं बनाओगे, जब तक जो है वो काम आपका बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको अच्छा करना है, देखिए पास करना किसी भी सिलेबस को आप मान के चलिए, यकीन जान लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। तो आप में से जिन लोगों, ये कोर्स उनके लिए नहीं है जो लोग पास करना चाहते हैं, वो तो कहीं से भी कर लेना। यूट्यूब चैनल मेरा पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लेना, वहीं से पढ़ लेना, हो जाएगा काम, ठीक है नहीं, राइट। लेकिन अगर सीखना है लिटरली में और फिजिकल एजुकेशन को पकड़ में लेके आना है, तो उसके लिए आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, ठीक है। आपके रिसर्च स्कॉलर्स 2 बैठे हुए हैं, सीनियर मोस्ट आपके साथ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, आप इनसे जा करके भी कभी भी डिस्कस कर लो।
कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर ये कमज़ोर रह गए हों ये लोग कमज़ोर, तो इनको क्या फील हो रहा है इस वक्त जब ये रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो इनको क्या फील हो रहा है कि एनाटॉमी इनके पास ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, आई डोंट नो, लेकिन आप इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक तो प्लान बनाना होगा, दूसरा आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एनाटॉमी में कमज़ोर हो, आप अकेले नहीं हो। मेरा अपना तजुर्बा है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन चूंकि हमारा पाला नहीं पड़ा उधर से, चूंकि हमने ज़्यादा ध्यान फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा लगाया है, मैं भी लगा के वहीं से आया हूँ, मैंने भी लगाया है, लेकिन मैंने एनाटॉमी के लिए जान भी खपाई है। कैसी खपाई वो मैंने आपको बताया, राइट, ओके। तो मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, जितना भी बोल पा रहा हूँ, राइट। आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं भी कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था, मेरे बहुत ऊपर से निकल के जा रही थी, लेकिन अब कंट्रोल में है एनाटॉमी, राइट। उसकी वजह से फिजिकल एजुकेशन कंट्रोल में, राइट। मैं भी चाहता हूँ आपको कि आप भी ऐसे ही बनो, बल्कि मुझसे अच्छे बनो, तब तो हमारी आपके मेहनत करने का कुछ फ़ायदा होगा। आगे बढ़ें, ओके। आमतौर से ह्यूमन बीइंग्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको मदद लेने में, दूसरे की मदद लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, ईगो हर्ट होती है थोड़ी सी। अच्छा उसके पास जाऊंगा पूछने, मर जाऊंगा उसके पास नहीं जाऊंगा। अच्छा पता है कि ज़्यादा अच्छा है, अरे हाँ बड़ा आया, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो तो पता नहीं अलीगढ़ से बाहर से कहीं से आया है, मैं तो यहीं एमयू का स्टूडेंट हूँ, मैं तो बीए यहीं से कर गया, मैं उससे पूछने जाऊँगा। अरे बाबा जब ज़्यादा जानकार है तो पूछने में क्या हर्ज है आपको। अगर आपने ये एटीट्यूड अपनाया तो आप एनाटॉमी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप ही की क्लास में, आप ही के कंपैरिजन में हो सकता है कुछ अच्छे हों स्टूडेंट्स पहले से एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो उनसे पूछने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग रुक रही है नहीं, राइट, है ना। आपको अपनी फीलिंग्स खुद सोचनी होंगी कि आपको एनाटॉमी में आप खुद कैसे हैं, खुद सोचना होगा, आपको खुद एहसास करना होगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी एनाटॉमी पढ़ी उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगा, उसमें आप कमजोर थे या उसमें पहले से मजबूत थे? मीन्स फील योर फीलिंग्स। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी, अभी तक हमने कोई टेक्निकल नहीं पढ़ी है, अभी तक हम लोगों ने बहुत, अभी तो प्लेन लेवल पे लेके चल रहे हैं। मैं आपको उठाने की अभी कोशिश कर रहा हूं, राइट। अभी हम लोग टेक्निकलिटी पे आएंगे, राइट, और जब टेक्निकलिटी पे आएंगे तो हम लोग बार बार धड़ाम धड़ाम नीचे भी गिरेंगे फिर, तो उस वक्त आपको बहुत मजबूती से बन के रहना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ओके, है ना। सपोर्ट कहीं से भी मिले, सपोर्ट आपको इसकी, देखिए, रेडिली अवेलेबल रिसोर्स टू लर्न एनी सब्जेक्ट, रेडिली अवेलेबल रिसोर्स टू लर्न एनी सब्जेक्ट, एनी गेम इज योर कुलीग्स। ये रेडिली अवेलेबल सोर्स है नहीं। मैं भी हूं आपके पास, लेकिन मैं आपको हमेशा नहीं मिलूंगा। अभी मैं क्लास के बाहर चला जाऊंगा तो मैं सही से बात नहीं करूंगा आपसे, हाँ, क्योंकि मुझे और भी काम देखने बहुत सारे, ठीक है नहीं। मैं हर वक्त एनाटॉमी नहीं बात करूंगा, आपको हर वक्त एनाटॉमी चाहिए है तो अब आपको आपस में बात करनी होगी, तभी आप कर सकते हो, वरना इसके अलावा चारा नहीं है आपके पास, राइट, ओके। दूसरों की हेल्प करें, आप जो दोगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जो दूसरों को दोगे वो आपको वापस मिलेगा, राइट, ओके। समाज में आप अगर किसी को टेंशन दोगे तो वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपको इज्जत से नहीं देखेगा, वो भी आपको टेंशन देगा या नहीं देगा टेंशन। आप मुझे आंख दिखा के देखो तो, Isn't it? मैं देता हूं टेंशन अभी आपको बैठे बैठे, हंस लो, था जोर से हंसोगे अगर हंसना है, ओके फाइन। तो आप जैसा भी करोगे, मीन्स मैं ये कह रहा हूं, आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। आज पूरी दुनिया में स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है किलिंग का, सुसाइड सबसे बड़ा फैक्टर उसका जो है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसका डिप्रेशन है। अच्छा ये क्यों है समाज में फैला हुआ? क्योंकि वही तो मिल रहा है ना जो दे रहे हो। तो समाज को क्यों दिया आपने स्ट्रेस? आप थोड़ा मुस्कुरा के बात कर लो, थोड़ी मदद करके बात कर लो, फिर देखो आप उसको, आपको पलट के वैसे ही मिलेगा,
राइट? ओके, थोड़ा सा बड़ा सोचने की कोशिश करिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रह जाएंगे, है नहीं? मैं आपको लाइव बोन्स के साथ भी दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ हो सकता है वीडियोस भी आपको दिखाऊं। मीन्स हम लोग सिर्फ छोटे लेवल पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहीं तक नहीं सीखते रह जाएंगे, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग जो है JNMC चलेंगे, वहाँ कैडेवर पे भी हम लोग बात करेंगे। ओके, मीन्स थिंक बिग। कभी फिजिकल एजुकेशन के किसी भी स्टूडेंट ने सपनों में भी नहीं सोचा है कि वो लाइव कैडेवर के ऊपर जा करके और वो छू करके देखेगा कि वो कैसा होता है। और डिसेक्शन करने के लिए आई डोंट नो उनके पास कितने कैडेवर्स हैं, क्योंकि उनके अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्रिकेट की बॉल्स जो हैं वो 5 हैं और हमारे स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए वो 5 बॉल्स ही काफ़ी हैं, तो बाहर से कोई स्टूडेंट आएगा तो हम उसको 5 बॉल्स में से 1 बॉल भी नहीं देंगे। द सेम इज़ ट्रू विद द कैडेवर ऑल्सो। अगर उनके पास कैडेवर अवेलेबल हुआ और सिर्फ इतना ही हुआ कि वो अपने स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कांटा छाटी करते हैं ना उसमें से, तो वो हमको कांटा छाटी नहीं करने देंगे, हमको वो दिखा देंगे कि देखो डेल्टॉइड ऐसा होता है नहीं, लैटिसिमस डॉर्सी ऐसी होती है, रेक्टस एब्डोमिनिस ऐसी होती है, क्वाड्रिसेप्स ऐसी होती है, फीमर ऐसी होती है, अटैचमेंट ऐसा, ये सब दिखा देंगे वो आपको। और अगर उनके पास अवेलेबल हुआ तो वो आपको हो सकता है कांटा छाटी भी करने दें उस पर, तो उसके लिए अलग तरह का करेज चाहिए, राइट? मैंने जब कैडेवर पे काम किया था तो मैंने जो है वो डेल्टॉइड पे काम किया था और क्वाड्रिसेप्स पे काम किया था, राइट? तो यहाँ के वो निकाल के वो पूरी क्वाड्रिसेप्स को बाहर निकाल के फिर उसको पूरा स्टडी हम लोगों को करना था, मेहदी सर ने वो हम लोगों को कराया था। तो आई डोंट नो वो कर पाएंगे इतना कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो उनके रेगुलर MBBS का पार्ट था, है नहीं? तो इस वजह से वो MBBS के बच्चे वो करते थे, वो स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो मैं भी वो स्टूडेंट की हैसियत से मैं भी उसको कर रहा था। एनी हाउ, पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलिए। आज नहीं आती है एनाटॉमी, मेहनत करिए, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, हफ्ते भर बाद आ जाएगी। हो सकता है आप आज जो है वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर आज बोल पा रहे हैं, अभी बोल पा रहे थे सबके साथ, हो सकता है अभी आप जाओगे हॉस्टल और बाथरूम और भूल गए, पता नहीं क्या था, 4 में से 1 ही याद रह गया, क्योंकि हम लोग ब्लास्ट के बारे में ज़्यादा सुनते रहते हैं, ज़्यादा वो जो है वो Z5 पे और नेटफ्लिक्स पे वो ज़्यादा ब्लास्ट की पिक्चरें देखते रहते हैं, तो ब्लास्ट याद रह गया, तो ऑस्टियोब्लास्ट याद रह गया, है ना? क्लास्ट नहीं सुना कभी तो क्लास्ट भूल गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों में से आप में से जो है वो सेल्स के नाम पे आपने साइट्स सुना हो, तो आपने चलो ऑस्टियोसाइट याद रह गया। अब अच्छा वो जेनिटर था, वो जनरेटर होता है ना, हुर्र करके शुरू करना है, तो जनरेटर था तो प्रोजेनिटर, प्रो तो नहीं याद रहा लेकिन हाँ ऑस्टियो जनरेटर याद हो गया। ओके फाइन, वहीं से याद कर लो, ऐसे ही है ना? तो हो सकता है कुछ याद रह जाए, कुछ बीच में से भूल जाओ आप, राइट? ओके, तो डोंट गिव अप, भूल जाएंगे। मैंने कहा ना अभी आपको, बार बार हम गिरेंगे, अभी हम जब आएंगे टेक्निकल उस पर तो बार बार गिरेंगे, लेकिन मैं गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। गिरोगे तो गिरना ज़रूरी है, गिरोगे नहीं तो लर्निंग नहीं होगी, ये बात आप जान के चलना, ठीक है नहीं? ओके फाइन, ज़िंदगी में गिरना बहुत ज़रूरी है, राइट? बस देखते ये रहना है। आपने देखा जानवरों को, वो अपने बच्चों को गिरने पड़ने देते हैं, वो सब कुछ होने देते हैं, लेकिन वो ये देखते रहते हैं दूर से बैठ करके कि ऐसे ही गिर के ऐसी कोई चोट ना लग जाए इनको कि ये डिसेबल्ड हो जाए। ऐसे ही इंसानों की माएँ भी करती हैं, ऐसी मेरी माँ ने भी किया, ऐसी आपकी माँ ने भी किया। एनाटॉमी में भी अब गिरोगे, राइट? जो बच्चा गोद में रहता है और गिरना, उसके घर वाले उसको गिरने नहीं देते, क्योंकि वो बड़े मन्नतों से पैदा हुआ है, लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे बहस नहीं है, बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ है, उसे गिरने नहीं देते, तो अब यकीन जानिएगा वो जीवन में बहुत कमज़ोर रह जाता है आगे चल के, क्योंकि उसने गिरना सीखा ही नहीं है जीवन में कभी, उसने हमेशा सपोर्ट सीखा है। तो वो लुल्ल सा बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब MU में आ गया तो अब मैं स्ट्रगल कैसे करूँ, हॉस्टल ही नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा तो भाई लड़, गलत तो नहीं कह रहा भाई? ओके फाइन, है नहीं? देखिए अभी विवेक जी ने आपको बहुत अच्छी चीज़ दी है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, है ना? वो कोलू की तरह जुते हुए हैं कि वो तारिक सर ने कहा है 108 बार बोलना है तो जुते पड़े हैं, तो 108 सर ने तो 108 कहा है, मैं 216 करके मानूंगी। नहीं, ऐसा मत करो, स्मार्ट।
स्मार्ट का मतलब होता है कि आप को ये मालूम होना चाहिए कि लर्निंग होती कैसे है नहीं। अगर आपने कोई एक नई चीज़ सीखी और 2-3 घंटे के बाद आपने उसको 2-4 बार 10 बार रिवाइज़ कर लिया, फिर उसके बाद आपने उसको जो है वो 10-12 घंटे के बाद, फिर आपने उसको कभी 24 घंटे के बाद, फिर आपने उसको 48 घंटे के बाद, तो विद इन 72 घंटे वो आपको कन्फर्म्ड हो जाती है, पक्की हो जाती है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चली जाती है। जैसे आपका मोबाइल नंबर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पड़ा हुआ है, जैसे आपकी अलमीरा की चाबी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पड़ी हुई है, याद नहीं आ रही थी, जैसे सिगरेट का शेप आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पड़ा हुआ था। हाँ, अभी मैंने बोला सिगरेट तो आपको सिगरेट का शेप याद आया, अभी तक तो नहीं याद आ रहा था। तो याद, हाँ नहीं होंगे बहुत से विल्स फिल्टर वाले भी। तो सुबह नौशाद सर अच्छी निकालते हैं। ओके चलो आगे बढ़ें। राइट, तो ये हमारा एक चैलेंज है, आप इसको सीखना है, आपको इसको जो है वो ले करके चलना है इसको, ठीक है नहीं। तो बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह काम नहीं करना, वर्क स्मार्टली, ठीक है, आप तब आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है देखो, यार ये छोड़ो, इसको हटाओ यार, पहला हटाओ, इसको हटाओ। बाहर जाके नहीं कह दिएगा कि यार चेयरमैन को तो हमारी लिखना भी नहीं आता, सीधा नहीं लिख पाता ये। देखो उल्टा लिखा है या सीधा लिखा है, देख लो भाई सही से, गौर से देखो। डेंजर तो डेंजर ही है, लेकिन वो लिखा सही है कि सीधा लिखा है उल्टा लिखा है। ओके फाइन, अभी ये सीधा होता, उल्टा लिखा हुआ है ये, है नहीं। उल्टा क्यों लिखा हुआ है, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है नहीं, राइट। टीचर को हर मीन्स कंटिन्यूअसली टीचर ही बोलता रहे, स्टूडेंट्स का किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन ना हो, और स्टूडेंट जो है वो बुत बना बैठा हो। अच्छा, वो वहाँ नेटफ्लिक्स की पिक्चर चल रही है उसकी, और कौन सी चल रही है वो, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। नहीं, तो फिर लर्निंग अच्छी नहीं होती। फिजिकली तो बच्चा बैठा होता है, लेकिन अगर उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर, अच्छा उसका पार्टिसिपेशन कैसे होगा, उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग हट के कुछ उससे बात करो। क्लास में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई टीचर, और वो भी कोई एक सीनियर टीचर आके आपसे नेटफ्लिक्स की बातें करेगा। ओके फाइन, तो इंसान को हंसी तभी आती है जब अनएक्सपेक्टेड कोई बात उसके साथ हो जाती है। आपको गुदगुदी करता है ना, तो आपको अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं कहाँ छुएगा, इसलिए आप हंसते हो ही, क्योंकि आपको मालूम नहीं है छू कहाँ रहा है वो, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि क्लास का टेम्पो बनाए रखने के लिए मैंने आपसे कहा है ना, वादा किया है, मैं बोर नहीं होने दूंगा आपको, और छोड़ूंगा भी नहीं आपको, एक्स्ट्रा क्लास पे एक्स्ट्रा क्लास लेता रहूँगा, ठीक है नहीं। ओके फाइन, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपका थोड़ा सा शायद अटेंशन उधर से भटक जाए जहाँ से हम आए थे। अब हम लोग फिर सीरियस हो जाएंगे, चलिए। ओके ठीक है, तो डेंजर क्या है एनाटॉमी को सीखने में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, कि हम जो है वो ह्यूमन बीइंग से डायरेक्टली डील कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी से डील कर रहे हैं, है नहीं। और ये डेंजर तो असल फिर तब पता चलेगा, अभी तो बड़ा एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि हम कैडेवर पे जाके बात करेंगे। वो जब कैडेवर का वो आपको ले जाएंगे बंद कमरा, और वो एक आदमी खड़ा होगा चादर पकड़े सफ़ेद, और एक आदमी लाइट जलाएगा और बम से खोलेगा, तो आप चीख मार के भागोगे 2-4। हाँ नहीं, ऐसे ही होता है, हमारे मेहंदी हसन सर ने ऐसे ही किया था। ओके, फिर जो लोग चिल्लाए थे, जो चिल्लाई थी, तो फिर उनको जो है वो सर ने अपने साथ रखा, बाकियों को कहा दूर रह के काम करो, आप लोग, आप डरते वरते हो नहीं, आप अलग रह के काम करो, क्योंकि उनको हिम्मत ज़्यादा ज़रूरत थी ना उन बच्चों को, तो उनको पकड़ के सर ने रखा। राइट, मैं भी डरा, मैं तो सर के साथ था, साफ बात। ओके फाइन, आगे चलो। अच्छा ठीक है, ये यहाँ लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर देना ज़रा। यहाँ हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी फिजिकल एजुकेशन में फैसिलिटी हो नहीं सकती कैडेवर्स की, डेड बॉडीज़ की, राइट, है ना। अदरवाइज यहाँ पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि कैडेवर कैसे खोला जाता है, कैडेवर की कैसे फ़ोटोज़ होती हैं, राइट। अगर कोई अभी का कैडेवर आया हुआ है तो उसका जो जमा हुआ खून है वो भी बाहर निकल आता है, अगर अभी का है तो। वैसे होता नहीं है वो आमतौर से ऐसा,
लेकिन ऐसा हो सकता है, तो डेंजर है ये एनाटॉमी का। नहीं, अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं तो डेंजर बता के चल रहा हूँ पहले से। हाँ हाँ, कल को किसी को उल्टी आ जाए और कहे कि सर ने फंसवा दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ें। ओके फाइन, आगे बढ़ें, है ना। तो इस तरीके के एक्सपेक्टेड हैं, आगे हम लोग हो सकता है देखें, हो सकता है कम देखें, हो सकता है ज़्यादा देखें, है नहीं। तो ये एक डेंजर है, क्योंकि हमें ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट से डील करना है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ें, सही। ओके, अभी हमारा रिवीजन टाइम है। स्केलेटल सिस्टम को अभी तक हम लोगों ने जितना सीख लिया है, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके, तो हमारे जो हैं वो 4 टाइप्स के सेल्स हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्टियोप्रोजेनिटर, अरे वाह, वेरी गुड, है नहीं। अच्छा, अभी आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगा? 1 of 4, 2 of 4, 3 of 4, और क्या लगा कुछ? आपकी मेमोरी को कहीं मैंने मतलब हेल्प किया है, कैसे हेल्प किया है वो आप बताओ। नहीं, रिवीजन करके किया है, कैसे आपको रिवीजन करके कि आपकी मेमोरी सटीक आ जाए वहाँ पे, तो मैंने क्या हेल्प करी है? ओके फाइन, और सर वो सीरीज में इस तरह से रखे हैं कि याद रहे इजीली। ओके, सेम उसी एक ही पैटर्न में 4 है जिसमें हाँ, एक पर एक वो है, रिलेटिव है सारे। ओके, एक से एक रिलेटेड है। और सेम अभी यहाँ मैंने ऐसी इस नई स्लाइड में ऐसी क्या हरकत करी मैंने जो आपको पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन आपकी लर्निंग को उसने बहुत स्ट्रेंथन किया, आपकी मेमोरी को उसने बहुत क्विक रिवाइज किया उसने, आपकी मेमोरी ने। सेम पैटर्न पे नहीं लिखा, सेम जगह लिखा हुआ है। ये स्लाइड का पहला हिस्सा है ना। अच्छा, ये स्लाइड का पहला हिस्सा है, तो तारिक मुर्तज़ा तो पागल हो गए थे, यहाँ से शुरू किया, वो तो वहाँ से शुरू करना चाहिए था उनको। नहीं, लेकिन मुझे सामने आपको देखना है ना, मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ आपको नहीं दिखानी है, मुझे आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा के मुझे कुछ नहीं होना है, लेकिन मुझे बहुत हो जाएगा अगर आपको लर्निंग हो गई आपकी अच्छी तो। ओके, अच्छा, हम लोगों ने जब 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्केलेटल सेल्स पढ़े थे, तो हम लोगों ने यहीं पढ़े थे, इसी और इसी सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा हुआ था, सेम कलर, राइट, एग्जैक्टली। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो। अच्छा टीचर कैसा होगा? अच्छा टीचर ऐसा होगा, राइट, जो स्टूडेंट्स के इनडायरेक्टली उसके दिमाग में डाल दे, ठूंस दे, और बच्चे को पता भी नहीं चले कि उसको ठूंस गई उसके अंदर, और जब रिकॉल करने की ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिकली विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही और शी मे बी एबल टू रिकॉल इट इमीडिएटली, राइट। चलें आगे बढ़ें थोड़ा सा आगे, राइट। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स की। आप लोग इसको पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकते हैं? सब लोग पढ़िए, किसी को बीच में जमाई आ जाए तो जमाई के बाद भी पढ़ लिए, फिर पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। राइट, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। तो ऑस्टियो मीन्स हमें समझ में आ गया, रिलेटेड विद द बोन। ओके, प्रो मतलब समझते हैं? प्रो मतलब वो कहते हैं यार वो तो उसका एंटी है, वो तो उसका प्रो है। नहीं 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 नहीं, अरे यार ये इंसान तो फॉर एग्जांपल ये तो सचिन तेंदुलकर सर का एंटी है। एंटी मतलब अपोजिट है यार, हर वक्त एंटी बोलता है उनके। अच्छा, एंटी का अपोजिट होता है प्रो, मतलब भक्त है उनका। तो आप समझ रहे बात को? हाँ, दैट्स इट, राइट। ओके, तो प्रो वो है। ओके, जेनिटर अभी हम लोगों ने बात करी ना, शुरू करने वाला, जनरेटर, एनर्जी देने वाला, ठीक है नहीं। और सेल तो हमें पता ही है। अब आप देखो ऑस्टियोप्रोजेनिटर, यानी कि ये कोई ऐसा सेल है, अगर हमको जेनिटर समझ में आ जाए, प्रो ऐसा है
कोई सेल जो मीन्स शुरुआत कर रहा है स्केलेटल सिस्टम की। माँ के पेट में जब शुरू होता है, माँ के पेट में जब शुरू होता है स्केलेटल सिस्टम, तब हमारा स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोप्रोजेनिटर से, क्योंकि ये जनरेटर है उसका, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे पूरी आशा है नहीं भूलेंगे आप लोग इसको, है नहीं? आगे बढ़ें। ओके, इसको पढ़िए। राइट, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल अभी लिखा है ना ऊपर, दीज आर इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर मतलब अभी मैच्योर नहीं है, अभी बनना शुरू हो रहे हैं वो। जब ये बनते 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 मैच्योरिटी की स्टेट पे पहुंचेंगे तो फिर वो मैच्योरिटी का स्टेट कोई और शेप, वो सेल कोई और शेप ले लेगा और वो कोई और स्ट्रक्चर ले लेगा, वो कोई और फंक्शन ले लेगा, और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। फिर बात क्लियर है? लिख लीजिए इसको आप अपनी भाषा में जैसे भी लिख सकें, यहां तक हम पहुंच गए। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम, ठीक है भाई, आगे बढ़ें। ओके फाइन, चलिए। ओके, पेरियोस्टियम के बारे में आया था, है ना? पेरियोस्टियम कहते हैं बोन की आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर स्किन है, ये हड्डी है मेरी, इसके ऊपर स्किन है, राइट। देन हमारे पास जो है वो पेरियोस्टियम है। देन पेरियोस्टियम के बाद अब बोन शुरू हो रही है, राइट। बोन का आउटर कवरिंग, बोन इज कवर्ड विद द लेयर कॉल्ड पेरियोस्टियम। चले आगे बढ़े। क्या चीज? नहीं नहीं, वो स्किन का हिस्सा है। स्किन 3 हिस्सों की है नहीं, स्किन नहीं। अभी स्किन और पेरियोस्टियम के बीच में और भी स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत सारे, अभी हम उसको मिस कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं हम लोग उसको यहाँ पर समझने के लिए। सिंपल कि बोन के ऊपर की लेयर हमारी पेरियोस्टियम है, ये समझना हमें असल है। एक पीछे करना, ओके आगे कर दो, फाइन। तो हमारे बोन के चारों तरफ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बोन के चारों तरफ, चाहे वो मसल हो, चाहे वो आपने कहा फैट हो, चाहे वो खाल हो, चाहे वो बाल हो, कुछ भी हो, बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी ऑर्गन नहीं आता है। क्यों? किसकी वजह से? पेरियोस्टियम की वजह से। अगर पेरियोस्टियम हट गई तो दूसरे ऑर्गन्स बोन के टच में आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बोन जो है वो बहुत दर्दीला ऑर्गन है। दिल इतना दर्द नहीं देता जितनी बोन दर्द देती है। आई डोंट नो ये किसका असर है, जमाने का असर है या, चलिए एनी हाउ फाइन, आगे बढ़ें, है ना। पेरियोस्टियम हमारा जो है वो सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम को रूट सप्लाई करता है। डायरेक्ट नहीं जा सकता कोई भी बोन के पास, क्योंकि बोन जो है वो उसको टच करना बहुत पेनफुल है। बोन को डायरेक्ट टच करना बहुत पेनफुल है। अगर पेरियोस्टियम हट जाए तो हवा नहीं टच कर सकती, आप तो बहुत दूर की चीज़ हो। अगर हवा आपने ऐसा भी कर दिया ना उसको, तो उसकी जान निकल जाएगी, चीख पड़ेगा वो, उसको इतना तेज़ दर्द होगा, क्योंकि बोन्स जो हैं वो फुल ऑफ नर्व्स हैं। और नर्व में कैसा पेन होता है? नर्व में ऐसा पेन होता है, आपको सबको एहसास होगा कि कभी कभी मेज़ के कोने से हमारी ये लग जाती तो कैसा झंझनाता है हाथ, है नहीं? वो शायद 0.1% दबी थी, तब इतना दर्द हुआ था। तो अगर कहीं नंगी नर्व मिल जाए, नंगा तार हो गया वो आपको मिल गया अगर, और आपने उस पर फूंक दिया तो क्या हाल होगा? तो वही हाल जो है वो बोन के उस पर हो जाता है, राइट राइट। तो हमारा पेरियोस्टियम जो है वो बोन ग्रोथ में, बोन की रिपेयर में, कोई भी चोट लग गई बोन को, उसके रिपेयर में हमारा पेरियोस्टियम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर पेरियोस्टियम किसी का मिसिंग है या उसके अंदर लाइवलीनेस कम है,
तो उसकी बोन की ग्रोथ और बोन की रिपेयर भी उसकी कम होगी। पेरिस्टियम को स्ट्रांग होना, लाइवली होना, जिंदा रहना पेरिस्टियम का बोन के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। बिना पेरिस्टियम के वो बोन जिंदा नहीं रह पाएगी। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल ओके फाइन, आगे बढ़ें। है नहीं, बोन्स को जो चीजें लॉक करके रखती हैं, आपस में जोड़ करके रखती हैं, तो वो पेरिस्टियम है जो बोन को जोड़ के रखती है। आगे बढ़ें। ओके, है ना। फाइबर्स ऑफ द पेरिस्टियम आर इंटरवोवन। इंटरवोवन कहते हैं गुथे हुए आपस में, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं सीधे सीधे ऐसे नहीं चले गए। आपने स्वेटर देखा है ना, जो जब बिनते हैं तो उसको कैसा गुथे हुए होते हैं उसके फाइबर्स, वो सारे, है नहीं, वो इस तरीके से गुथा हुआ होता है बिल्कुल बुरी तरीके से, ताकि ऐसी फोर्स लगी तो फौरन हाथ के हाथ छूट जाएगा ना। ये नहीं, हो अगर ऐसे भी खींचो तो नहीं छूटेगा, ऐसे खींचोगे तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हर तरफ से लॉक्ड है, राइट। तो पेरिस्टियम जो है वो हमारे टेंडन्स को, मीन्स वो ऑर्गन जो मसल टू बोन जोड़ के रखते हैं, है नहीं, उनको जो है वो इतने स्ट्रांगली सपोर्ट करके रखता है। वरना आपने ऐसा फोर्स लगाया और ज़्यादा फोर्स लग गया इसकी, उससे तो टूट जाएगा ये, तो वो टूटने नहीं देता, क्योंकि इंटरवोवन होता है, गुथा हुआ होता है उससे, बिल्कुल। चलें, ओके। ऑस्टियोब्लास्ट, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में, कि ऑस्टियोब्लास्ट कोई नया सेल नहीं है। किसका है ये? बाई प्रोडक्ट, ऑस्टियोप्रोजेनिटर का बाई प्रोडक्ट है। जब ऑस्टियोप्रोजेनिटर मैच्योर हो गया तो उसको हमने ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से कहा। क्यों कहा उसको हमने ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से? कहा ना हमने, क्यों कहा? ओके, मैच्योर नहीं था जी, मैच्योर हो गए थे, और ओके, मैच्योर होके हुआ क्या ऑस्टियोप्रोजेनिटर का? ओके, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। मैच्योर होके उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो दी। भाई आपने अपने बचपने की आइडेंटिटी खो दी ना, या नहीं खोई? खो दी, राइट। ओके, तो इसी तरीके से ऑस्टियोप्रोजेनिटर ने अपनी आइडेंटिटी खोई, तो उसको कोई नया नाम मिलना चाहिए, तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट नाम मिल गया। अदरवाइज है वो प्रोजेनिटर ही, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गई हैं, इस वजह से इसको नया नाम मिल गया है। ओके फाइन। अच्छा, ये बात देख लीजिए, ये मैंने कहा था आपको, ब्लास्ट मेन है क्योंकि प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ठीक है नहीं। तो आपको सवाल स्केलेटल सिस्टम के सेल के ऊपर भी आ सकता है, ठीक, और बोन फॉर्मेशन के ऊपर भी आ सकता है। कौन सा सेल स्केलेटल सेल बोन फॉर्मेशन में काम करता है? ऑस्टियोब्लास्ट, तब भी ऑस्टियोब्लास्ट ही है, इसलिए आप उसको ऑस्टियोब्लास्ट तो आंख बंद करके रखिएगा। चलें, ओके। ये जो है वो नीचे वाला जो हमने लिखा है ना, दे फंक्शन बाय सिक्रेटिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड ऑस्ट्रॉइड विच इज ऑल्सो नोन एज द बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स आपने देखी थी अभी, जो मैं आपको जिसको खूबसूरती कह रहा था ना, उसको बोन मैट्रिक्स बोलते हैं एनाटॉमी में। आप उसको एनाटॉमी में बोन की खूबसूरती मत बोल दीजिएगा, ये तो मुझे जैसा जाहिल बोल रहा है, लेकिन आप जैसा ट्रेंड आदमी उसको बोन मैट्रिक्स बोले, ठीक है नहीं। मुझे नहीं पता है बोन मैट्रिक्स, इसलिए मैंने नहीं बोला आपसे, मैंने बोन की खूबसूरती बोली। डन? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपको कि सर ने पढ़ाया तो ऐसा था, निकला ऐसा? नो प्रॉब्लम, ओके। चले, ऑस्टियोक्लास्ट है नहीं, ये बोन को, टिश्यूज को डिसॉल्व करने में, बोन के टिश्यूज को डिसॉल्व समझते हैं? घुलाने में, घुलाने में, क्योंकि जब तक पुरानी बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कुछ घुलेंगी नहीं स्ट्रक्चर, जब तक नई बनेगी नहीं। ये बोन की रीमॉडलिंग कहलाती है। मींस पुरानी बोन की कैरेक्टरिस्टिक घुलेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, जब तक नई तरह की बोन बनेगी नहीं।
अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है, हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज नॉट आवर फील्ड, राइट। वो मैं डिस्कस भी आपसे नहीं कर रहा, लेकिन उसको डिसॉल्व करने में उस पुरानी बोन को कौन काम कर रहा है, तो हमारे लिए जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, वो काम करता है उसको। यहां तक बात समझ में आ गई है? ओके, आगे बढ़ें। ओके, बोन के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, ऐसा सुनते हैं हम लोग, है नहीं? बोन्स, अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो बोन्स के ऊपर सबसे असर पड़ता है। बोन जो है वो टकाटक टूटने लगती है नहीं, कमजोर हो जाती है, राइट। ऑस्टियोसाइट हमारा जो है वो कैल्शियम लेवल को बोन में मेंटेन करके रखता है। यानी कि ऑस्टियोसाइट्स आपके जो हैं वो अगर कम हुए, उनका स्ट्रक्चर ये है, अगर वो कम हुए तो आपका कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा, है नहीं? तो कैल्शियम लेवल आपकी बोन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी दूसरी और चीज़ों के लिए कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, राइट? ओके, फाइन। ये हमारा ऑस्टियोसाइट हमारा जो है वो मेंटेन करके रखता है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम भी वो यही शुरू करता है, पूरा ये नहीं करता, शुरू ये करता है ऑस्टियोसाइट। ओके, फाइन। अभी हमने और आपने एक चीज़ सुनी है अपने समाज में, सबसे सुनी है कि हमें जो है वो इतनी देर सूरज की रोशनी में डायरेक्ट बैठना चाहिए, उससे हमें कैल्शियम मिलता है, ऐसे ही सुना है? विटामिन डी मिलता है। ओके, फाइन, है नहीं? कुछ लोग कैल्शियम भी उसको कहते हैं, कुछ लोग विटामिन डी भी कहते हैं उसको, है ना? असल में सूरज की रोशनी में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको वो विटामिन डी दे रही है, ये बात आप याद रख लीजिए। आपकी बॉडी के अंदर जो फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर होगा, उसकी जो रेज हैं वो बिजली का काम करती हैं, गुर्र, उसको स्टार्ट करने में, उसको एक्टिव करने में। जैसे ये प्लग जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, ऐसे ही वो सूरज की रेज प्लग का काम करती हैं। आपकी जैसी बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं तो प्लग ऑन करते ही फौरन विटामिन डी और कैल्शियम का वो उत्पाद वो बढ़ गया उनका, ऐसा। तो ये एक गलत धारणा है। अगर आपके कभी कंपटीशन में ये सवाल आ जाता है, क्या विटामिन डी उससे मिलती है हमको, यस और नो, तो अभी तक यस था तो अब नो है, उससे नहीं मिलती। मिलती तो अंदर बॉडी से ही है, वो प्लग का काम करती है वो रे। चलें आगे बढ़ेंगे। ओके, फाइन, नीचे करो, पीछे करो, चलो अब तो खैर दिखा दिया तुमने इनको, आगे करो, राइट। हमारा ये हिस्सा जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये पेरिस्टियम है नहीं? विवेक भाई को थैंक यू बोलना पड़ेगा, उन्होंने आंसर दे दिया आपको, नहीं तो मैं आपकी जान खा जाता। ओके, आगे बढ़ो, राइट। विच सेल ऑफ ए बोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल्स इन बॉडी फ्लूइड्स? जी पक्का? देखें भाई आंसर, हाँ यार ऑस्टियोसाइट ही है। ओके, फाइन, फिर से, राइट। डिसॉल्विंग बोन टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज रिजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन? C1, अच्छा, हाँ, दैट्स इट। वाह यार, बढ़िया। सच में? अरे आगे क्यों चल रहा है भाई, डिस्कस करने दे भाई, ये बच्चे भाग जाएंगे नहीं तो। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट सब कोई है ऑस्टियोक्लास्ट प्रोजेनिटर वाला? ऑस्टियोसाइट तो नहीं हो सकता। अभी ऑस्टियोसाइट का हमने नाम लिया है कैल्शियम लेवल के लिए, ऑस्टियोसाइट तो नहीं हो सकता। हाँ, प्रोजेनिटर और ऑस्टियोब्लास्ट का फाइनल हो सकता है। ऑस्टियोब्लास्ट, ओके, देखते हैं। अच्छा, नहीं है इसमें ऑस्टियोब्लास्ट, आया भी है, कुछ मेरी उसमें प्रॉब्लम आ गई, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट समझते हैं ना हम लोग? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोप्रोजेनिटर। ऑस्टियोमेलेशिया ये क्या चीज़ है? पतंजलि? अच्छा, पता नहीं, ओके, फाइन, चलें आगे बढ़ें। अरे यार, मतलब आंसर तो दे नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हद हो गई यार।
है नहीं? पेरिस्टियम डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बोन ग्रोथ एंड रिपेयर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ओके, आगे फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर दे दिया इन्होंने। ओ 4 का आंसर आप लेके आए, ऑस्टियोब्लास्ट, सही बोला था आपने। अभी इसका आंसर लेकर के आएंगे क्या ये? नहीं, अभी नहीं लेके आएंगे, गुस्से में नहीं है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी है, सॉफ्टनिंग ऑफ योर बोन्स, है नहीं? आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, ठीक है? ऑस्टियोमलेशिया में ऐसा भी होता है कि आप किसी का हाथ पकड़ो ऐसे करके और ऐसे ही तोड़ दो, ऐसे करके, इतना कमज़ोर हो जाती है, राइट? ओके फाइन, ठीक है। तो ये एनालिसिस में आप लोग कहीं अटके नहीं। मैंने एक बात नोट करी है आप लोगों को, क्या आप लोगों को एनाटॉमी पहले से आती है या यहीं सीखी है? नहीं, अगर आपने यहीं सीखी है तो मैं अपने को थपथपा लूँ, सॉरी टू से, नहीं थपथपा लूँ, इजाज़त है? ओके, कमरे पे जाके थपथपाऊँ, फाइन, आगे बढ़ें। अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं। क्या 15 मिनट आप बैठना चाहेंगे या 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहेंगे? ओके, चलिए। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज एंड कार्टिलेज। ओके फाइन, कनेक्टिव टिश्यू हम समझ रहे हैं, जो कनेक्ट करती हो चीज़ों को आपस में, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कार्टिलेज क्या होती है? क्या चीज़? सॉफ्ट बोन्स, ओके। और कोई? और लोकल भाषा में समझाओ। हाँ, लचीला, नरम हड्डी, सही, बिल्कुल, एग्जैक्टली। आगे बढ़े। हाँ, पता नहीं कितनों को मज़ा आया इसमें, आई डोंट नो। चलें आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ें। ओके फाइन, ये तो हमारे पास बोन्स हैं। ये हमारा कौन सा जॉइंट है? ये पीछे करना, अरे यार पीछे करो। हाँ, अरे बहुत तेज चलता है भाई। हाँ, ये है कौन सा जॉइंट? ओके, हिंज है। ये जॉइंट कौन सा, नाम क्या है इसका? ये एल्बो जॉइंट है, ये नी है, पक्का? ओ पैक कर यार, काय को पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा खामखा, इनको सब आता है यार पहले से। ओके फाइन, नी है, पक्का है, ठीक है। तो इसमें देखिए हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, हम देखें। हाँ, तो ये तो हड्डियाँ हैं हमारी, अभी हम नाम नहीं ले रहे, आगे आएंगी कहीं। और देखें, ये हमारा कार्टिलेज है, ओके। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयरिंग है उसमें, राइट? ओके।